हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आए हुए हैं जिसे आदर्श प्रश्न पत्र कहा जाता है, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022 के लिए जारी किया गया है। और यह जो आदर्श प्रश्न पत्र है, यह जो मॉडल पेपर है आपका, तो प्री बोर्ड के लिए भी यह है आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए देखते हैं इनके प्रश्नोत्तर को। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। उपयोगिता का संबंध होता है। उपयोगिता का संबंध मानव आवश्यकता की पूर्ति से होता है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता कैसी होती है? तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। स्थानापन्न वस्तुएं हैं, तो स्थानापन्न वस्तुएं चाय और काफी हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है, तो यह अल्पकाल से संबंधित है। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है? परिवर्तनशील नियम के द्वारा की जाती है। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान अवधि में स्थिर लागत नहीं होती, तो ऐसी कौन सी अवधि होती है जब स्थिर लागत नहीं होती? तो वह होती है दीर्घकाल की अवधि। दूसरा है, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को कहते हैं। प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। तीसरा है, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत खालिस्तान हो जाती है। जब उत्पादन बंद कर दिया जाएगा तो परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाएंगी। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या खालिस्तान होती है, अधिक होती है। पांचवा है, कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से खालिस्तान होती है। जब कीमत कम हो जाएगी तो जो पूर्ति होगी वह स्टॉक से कम हो जाएगी, कम पूर्ति की जाएगी। कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को खालिस्तान कहा जाता है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच खालिस्तान संबंध होता है। मजदूरी और श्रम के बीच धनात्मक संबंध होता है। अब है प्रश्न तीसरा, जोड़ी बनाइए। तो साम्य कीमत, तो साम्य कीमत में आ जाएगा आपका मांग और पूर्ति। औसत संप्राप्ति, तो औसत संप्राप्ति मतलब कुल संप्राप्ति। कुल संप्राप्ति में आपका आ जाएगा P गुणित Q, P गुणित Q। द्विअधिकार, जिसमें दो विक्रेता होते हैं उसको द्विअधिकार कहा जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, तो समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र में क्या शामिल होता है आपका? वह आय तथा रोजगार शामिल होता है। और मैक्रो व्यापक। ठीक, तो इस तरीके से जोड़ी मिलान हो गया। प्रश्न चौथा है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जीडीपी का पूर्ण रूप लिखिए। तो जीडीपी यानी होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी का पूर्ण रूप लिखिए। तो जीएनपी मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। एसबीआई का पूर्ण रूप लिखिए। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का पूर्ण रूप लिखिए। तो आरबीआई हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीमांत उपयोग प्रवृत्ति क्या है? तो आय में थोड़ी सी वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है? तो आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार का संतुलन कहाँ स्थापित होता है? तो कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण वहां पर होता है जहां पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति बराबर होती है। प्रश्न पांचवा है, सही अथवा गलत बताइए। विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट सबसे उपयुक्त होता है। तो बिल्कुल सही है। सरकारी बजट की अवधि 5 वर्ष होती है। नहीं, ये गलत है, 1 वर्ष की होती है ना। सरकारी बजट जो होता है वो 1 साल के लिए बनाया जाता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। सत्य है। भुगतान शेष के अंतर्गत केवल दृश्य मद सम्मिलित होती हैं। नहीं, भुगतान शेष के अंतर्गत दृश्य और अदृश्य दोनों मद शामिल की जाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। सत्य है। व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल अदृश्य मद शामिल होती हैं। यह असत्य है क्योंकि दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। प्रश्न छठवां है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्या अभिप्राय है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा जो अर्थव्यवस्था के छोटे भाग एवं व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग आदि का आर्थिक अध्ययन करती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है।
अथवा में दिया है कि बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो बाजार अर्थव्यवस्था वह है जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है और कीमतें कम से कम बाहरी सरकारी नियंत्रण के साथ मुक्त बाजार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। एक बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था का आधार है। प्रश्न 7वां है, उपयोगिता का अर्थ लिखिए। तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द का अभिप्राय किसी पदार्थ के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि से है, अर्थात उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है। अथवा का प्रश्न है, उपभोक्ता का बजट किसे कहते हैं। तो उपभोक्ता का बजट से आशय उन वस्तुओं के सभी बंडलों का संग्रह है जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है, जिनका मूल्य उसकी आय से कम या बराबर हो। प्रश्न 8वां है, पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ लिखिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता से अभिप्राय बाजार की ऐसी स्थिति से है जिसमें अनेक क्रेता विक्रेता होते हैं तथा वस्तु का क्रय विक्रय स्वतंत्र पूर्वक होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, क्रेता और विक्रेता कैसे हैं, अधिक है, और वस्तु का क्रय विक्रय कैसे हो रहा है, पूरा स्वतंत्रता या पूरी फ्रीडम मिलती है तथा कोई एक विक्रेता अथवा क्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित करने में असमर्थ रहता है। अथवा का प्रश्न है, अर्थशास्त्र में बाजार किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता एवं विक्रेता फैले होते हैं तथा आपस में प्रतियोगिता करते हैं। प्रश्न 9वां है, बाजार मूल्य से क्या तात्पर्य है। तो वह मूल्य जो बाजार की मांग पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, जो क्षण प्रतिक्षण बदलता रहता है, उसे बाजार मूल्य कहा जाता है। अथवा का प्रश्न है कि सामान्य मूल्य क्या है। तो सामान्य मूल्य किसी वस्तु का वह मूल्य जो दीर्घ काल में पाया जाता है तथा इसमें मांग एवं पूर्ति का संतुलन स्थायी पाया जाता है, सामान्य मूल्य कहलाता है। 10वां है, अल्पाधिकार का अर्थ लिखिए। अल्पाधिकार बाजार की वह संरचना है जिसमें थोड़ी सी संख्या में विक्रेता होते हैं तथा उनमें काफी मात्रा में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। अथवा का प्रश्न है कि अल्पाधिकार की विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता हो गई कि विक्रेताओं की संख्या का कम होना और दूसरी विशेषता हो गई कीमत स्थिरता। इसे आप थोड़ा सा डिटेल में भी लिख सकते हैं। प्रश्न 11वां है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व व नियंत्रण होता है तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी हित व लाभ प्रेरणा के उद्देश्य से किया जाता है। सरकार के आर्थिक कामकाज के संबंध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। अतः का प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो पहला है, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक फैसलों में स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार अपना व्यवसाय अथवा उद्योग करने के लिए स्वतंत्र रहता है। प्रश्न 12वां है, राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। तो राष्ट्रीय आय से आशय एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य का योग होता है, जिसमें से वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई मशीनों एवं पूंजी की गिरावट को घटा दिया जाता है तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है। अथवा का प्रश्न है, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं। टिकाऊ वस्तुएं वह वस्तु होती हैं जिनका उपयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है तथा उनका सापेक्ष मूल्य भी अधिक होता है, जैसे फर्नीचर, टीवी, कार, स्कूटर आदि। प्रश्न 13वां है, मुद्रा का अर्थ लिखिए। तो मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिसके द्वारा दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय की क्रियाएं की जाती हैं। अथवा है, बैंक किसे कहते हैं। तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को उधार देती है जिन्हें उनकी आवश्यकता पड़ती है और जिसके पास व्यक्तियों द्वारा अपनी अतिरिक्त राशि जमा की जाती है, उसे बैंक कहा जाता है। प्रश्न 14वां है, सरकारी बजट किसे कहते हैं। तो किसी एक वित्तीय वर्ष में सरकार के आय व्यय के आकलन को सरकारी बजट कहा जाता है। अथवा का प्रश्न है कि सरकारी बजट के दो उद्देश्य लिखिए। तो पहला उद्देश्य हो गया कि आर्थिक स्थिरता। तो अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के चक्र चलते रहते हैं, जिसे नियंत्रित करके
अर्थव्यवस्था में स्थिरता प्राप्त करना भी सरकारी बजट का उद्देश्य होता है। दूसरा है रोजगार का सृजन। तो रोजगार का सृजन के अंतर्गत सरकार के द्वारा श्रम प्रधान तकनीकी सड़क, पुल, नहरें व बांध निर्माण जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रश्न 15वां है, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक देशों के बीच किसी निश्चित समय में होने वाले आयात व निर्यात के अंतर को व्यापार शेष या व्यापार संतुलन कहा जाता है। अथवा है, भुगतान संतुलन का अर्थ लिखिए। तो भुगतान संतुलन का अर्थ किसी देश द्वारा किए गए समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेन देन जो कि एक दिए हुए समय में होते हैं के संक्षिप्त विवरण से होता है। प्रश्न 16वां है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहली विशेषता हो गई छोटे भागों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक उद्योग, एक बाजार आदि का अध्ययन किया जाता है, चूंकि एक उद्योग फर्मों का समूह होता है। दूसरा है कीमत सिद्धांत का विश्लेषण। व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करता है तथा विभिन्न छोटी व विशिष्ट इकाइयों को आर्थिक क्षेत्र में निर्णय लेने में मदद करता है। तीसरा है पूर्ण रोजगार मान्यता। व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चलता है। अथवा है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है इसमें संपत्ति के निजी स्वामित्व पर सरकार का नियंत्रण होता है। दूसरा, इसमें उत्पादन करने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। और तीसरा है इस अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति पर सरकार का नियंत्रण रहता है। प्रश्न 17वां है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले 3 तत्व लिखिए। तो पहला तत्व है वस्तु की कीमत। तो वस्तु की जो कीमत होती है वह पूर्ति को प्रभावित करती है। जब वस्तु की कीमत अधिक होगी तो पूर्ति भी अधिक हो जाएगी, और कीमत अगर कम हो जाती है तो पूर्ति कम हो जाएगी। दूसरा है अन्य वस्तुओं की कीमत। अन्य वस्तुओं की कीमत भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। जैसे लाइनों और टेरिकॉट के वस्त्रों की कीमतों में यदि वृद्धि हो जाए और सूती वस्त्र के, यहाँ पर सूती पढ़िएगा, सूती वस्त्र की कीमत अपरिवर्तित रहे तो सूती वस्त्र की पूर्ति में कमी हो जाएगी। तीसरा है उत्पादन साधन की कीमत। यदि उत्पादन साधन की कीमत अधिक हो जाए तो उत्पादक वस्तु की पूर्ति कम करेगा। इसके विपरीत दशा में पूर्ति की मात्रा को उत्पादक बढ़ाएगा। अथवा प्रश्न है कि पूर्ति का नियम लिखिए। तो पूर्ति का नियम मांग के नियम के ठीक उल्टा होता है या विपरीत होता है। यदि किसी समय विशेष पर पूर्ति की तकनीकी दशाओं के अलावा अन्य बातें समान रहें तो वस्तु विशेष के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसकी पूर्ति में भी परिवर्तन होते हैं। अर्थात मूल्य और पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध है। वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है और उसमें कमी होने पर पूर्ति घट जाती है। कीमत में परिवर्तन के साथ उसकी ही दशा में पूर्ति के घटने बढ़ने की प्रवृत्ति को पूर्ति का नियम कहा जाता है। प्रश्न 18वां है, मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा दें, अर्थात यदि अर्थव्यवस्था की सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ जाए तो अर्थव्यवस्था में बचत के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। अर्थात इससे या तो बचत में कमी आएगी या वह अपरिवर्तित रहेगी। इस परिणाम को मितव्ययिता का विरोधाभास या बचत का विरोधाभास कहा जाता है, जो यह बताता है कि जब लोग अधिक मितव्ययी हो जाते हैं तो वे अधिक बचत करने लगते हैं। अथवा है प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं? भौतिक पूंजी के स्टॉक में वृद्धि तथा उत्पादन की माल सूची, तैयार माल का स्टॉक में परिवर्तन होने को प्रत्याशित निवेश कहा जाता है। प्रत्याशित निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक जैसे कि मशीन, भवन, सड़क इत्यादि अर्थात ऐसी कोई भी वस्तु जिनसे भविष्य में अर्थव्यवस्था को उत्पादक क्षमता में वृद्धि और उत्पादक की माल सूची, तैयार माल का स्टॉक में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रश्न 19 है, सरकारी बजट के कोई 3 महत्व लिखिए। तो पहला है सरकारी गतिविधियों में वृद्धि।
विगत कई वर्षों में सरकारी गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इन गतिविधियों को संपूर्ण करने के लिए आवश्यक व्यय की पूर्ति हेतु बड़े साधनों को एकत्रित करना होगा। बजट के अभाव में यह सब उचित ढंग से क्रियान्वयन करना संभव नहीं है। दूसरा है उत्पादन में वृद्धि। बजट संबंधी नीति के माध्यम से सरकार उत्पादन में वृद्धि करने में सहयोग देती है। यह अर्थव्यवस्था में कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों को आर्थिक सहायता देती है। और तीसरा है आय की असमानता को कम करना। बजट संबंधी नीति से आय एवं धन की असमानता को भी कम किया जा सकता है। अब अथवा है घाटे के बजट का अर्थ एवं प्रकार लिखिए। घाटे का बजट वह व्यवस्था है जिसमें सरकार अपनी आय की तुलना में व्यय अधिक करती है। बजट के प्रकार देख लेते हैं। तो पहला प्रकार है केंद्रीय बजट और राज्य बजट। तो केंद्रीय बजट केंद्रीय सरकार द्वारा तैयार किया जाता है और केंद्रीय सरकार के द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और प्रस्तावित खर्चों तथा भुगतानों का विस्तृत वर्णन करता है, जैसे रेल बजट, है ना। और राज्य बजट जो होता है, तो राज्य बजट राज्य सरकारों के द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार का बजट, मध्य प्रदेश सरकार का बजट इत्यादि। दूसरा है राजस्व बजट या पूंजीगत बजट। तो राजस्व बजट में कर राजस्व और गैर कर राजस्व प्राप्तियां और इस राजस्व से संबंधित खर्च सम्मिलित हैं। इसके विपरीत पूंजीगत बजट के अंतर्गत सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत खर्चे आते हैं। इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत आते हैं? ये पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आते हैं, जैसे बाजार से उधार, विदेशी ऋण और अन्य पार्टियों से लिया गया अग्रिम धन इसके अंतर्गत आता है। योजना बजट और गैर योजना बजट। तो योजना बजट एक दस्तावेज है जो केंद्रीय योजना में सम्मिलित परियोजनाओं, कार्यक्रमों और अन्य योजनाओं के लिए बजट संबंधी प्रावधान प्रस्तुत करता है, जैसे कृषि और उससे संबंधित विवरण प्रस्तुत करता है। जबकि गैर योजना बजट का संबंध योजना खर्च के अतिरिक्त होता है। प्रश्न नंबर 20 है पूर्णतः लोचदार मांग तथा पूर्णतः बिलोचदार मांग का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पहला देख लेते हैं, पूर्णतः लोचदार मांग किसे कहा जाता है? किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन न होने पर भी वस्तु की मांग में भारी परिवर्तन हो जाए तो ऐसी वस्तु मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहा जाता है। अतः मांग की लोच अनंत होती है। जैसे वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन उसकी मांग में 10% की वृद्धि या 10% की कमी हुई है तो मांग की लोच का गणितीय परिणाम अनंत होगा। चलिए इसे देख लेते हैं चित्र के द्वारा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कीमत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिर भी आपकी जो मात्रा है पहले Q मात्रा थी और Q से बढ़कर Q1 हो गई है, जबकि कीमत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसे पूर्णतः लोचदार मांग कहा जाएगा। दूसरा पूछा गया था कि पूर्णतः बिलोचदार मांग किसे कहते हैं? तो मांग जब किसी वस्तु के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतः बिलोचदार मांग कहा जाता है। इस प्रकार की वस्तु की मांग की लोच शून्य के बराबर होती है। ऐसी वस्तु की मांग रेखा आधार पर एक लंब के समान होती है। तो यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर आपकी कीमत दी हुई है P और बढ़कर कितनी हो गई है? P1 हो गई है। तो यहाँ पर आपकी मात्रा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो रही है। मात्रा आपकी स्थिर है, कैसी है? एक समान है जो पहले दी हुई थी। अथवा का प्रश्न है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखिए। तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न प्रकार से हैं। पहला है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति के द्वारा मांग की लोच प्रभावित होती है। वस्तुओं के क्रेता का वर्ग कैसा है? अमीर वर्ग है कि गरीब वर्ग है? तो इस कारण से भी प्रभावित होती है। तीसरा है स्थानापन्न वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। चौथा है वस्तु का मूल्य और पांचवा है समाज में धन के वितरण का स्वरूप और छठवां दिया है संयुक्त मांग। इसकी आप डिटेल में लिख सकते हैं, इसे आप विवरण इसकी व्याख्या कर सकते हैं। प्रश्न 21वां है कि लागत वक्रों की आकृति यू आकार की ही क्यों होती है? कारण बताइए। तो लागत वक्र की यू आकृति होने का सबसे बड़ा कारण फर्म को प्राप्त होने वाली आंतरिक बचतें हैं। इन बचतों को निम्न 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है श्रम संबंधी बचत। तो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का परिणाम होता है।
उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है तो श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण भी उतना ही अधिक संभव हो जाता है। फलस्वरूप श्रमिकों को कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रति इकाई उत्पादन लागत कम हो जाती है। दूसरा है तकनीकी बचतें। उत्पादन तकनीक में सुधार करने पर जो बचतें प्राप्त होती हैं उन्हें तकनीकी बचतें कहा जाता है। आधुनिक, यहाँ पर आधुनिक पढ़िएगा, आधुनिक मशीनें, बड़े आकार की मशीनें इत्यादि तकनीकी बचतें हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादन जब अधिक मात्रा में होता है तब प्रति इकाई लागत कम आती है। तीसरा है विपणन की बचतें। जब फर्म अपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाती है तब उस अनुपात में विक्रय लागतें नहीं बढ़ती, जिससे प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। चौथा है प्रबंधकीय बचतें। उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने पर प्रबंध पर होने वाले व्ययों में कमी आती है, जिसे प्रबंधकीय बचतें कहा जाता है। एक कुशल प्रबंधक अधिक मात्रा में उत्पादन का प्रबंध उसी कुशलता के साथ कर सकता है जितना कि थोड़े उत्पादन का, तो फर्म की प्रति इकाई उत्पादन लागत कम हो जाती है। अथवा का प्रश्न है कि निम्नलिखित तालिका श्रम कुल उत्पादन अनुसूची को बताती है। इसके आधार पर श्रम की सीमांत उत्पादन अनुसूची बनाइए। ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है ना, जिसमें आपकी श्रम की इकाई और कुल उत्पादन दिया गया है और आपसे कहा गया है कि सीमांत उत्पादन अनुसूची बनाना है। तो आप जानते हैं कि सीमांत उत्पादन हम कैसे निकालेंगे, है ना। कुल उत्पादन में से उसी मात्रा को जब आप माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सीमांत उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। पहली श्रम की इकाई 0 है तो सीमांत उत्पादन डैश हो जाएगा। ठीक, पहली इकाई जो आपकी 15 है कुल उत्पादन, तो 15 में से आपका 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। 35 में से 15 घटाइए तो 20 मिलेगा। 50 में से 35 को घटाएंगे 15 मिलेगा, है ना। 40 में से 50 को घटाएंगे तो 10 आएगा और 48 में 40 को घटाएंगे तो 8 आएगा। तो इस प्रकार से आपका घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। प्रश्न 22वां है, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर आय गणना विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। राष्ट्रीय आय की गणना की जानी है और किस आधार पर की जानी है, आय गणना विधि के द्वारा की जानी है। तो यहाँ पर वेतन, मजदूरी, ब्याज, किराया, मूल्यह्रास और लाभ दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि जब राष्ट्रीय आय निकालना हो वो भी किसके द्वारा, आय विधि के द्वारा। तो क्या करेंगे, वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, किराया और लाभ सबको जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़ने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वो आपका क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। अथवा में है कि निम्न सूचनाओं के आधार पर जीडीपी तथा एनडीपी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपकी जीडीपी और एनडीपी दी हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जीडीपी। तो उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाएं और पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं को हम अगर जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जीडीपी प्राप्त हो जाएगा। और एनडीपी निकालने के लिए हमें जीडीपी में से, अभी हमने जीडीपी को प्राप्त किया ना, तो इस जीडीपी में हम मूल्यह्रास को घटा देंगे। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगाइएगा, है ना। तो जीडीपी ऋण मूल्यह्रास 12,000 ऋण 500 बराबर आपका आ जाएगा 11,500। प्रश्न 23वां है कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक ही मुद्रा का निर्माण करते हैं। तो हाँ, वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वे अपने द्वारा दिए गए ऋणों से संबंधित जमाओं के रूप साख का सृजन करते हैं। वाणिज्यिक बैंकों की मांग जमाएं उनके नकद कोषों से कई गुना अधिक होती हैं। साख निर्माण व्यावसायिक बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। साख के एक पक्ष को दूसरे पक्ष द्वारा एक निश्चित ब्याज की दर पर वित्त उपलब्ध कराने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। साख मौद्रिक एवं व्यावसायिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साख सृजन प्रक्रिया व्यावसायिक बैंकों में जमाकर्ताओं का चालू खाता होता है तथा वे चेकों द्वारा अपने दायित्वों को वहन करते हैं। इन बैंकों के पास जमा के विस्तार एवं संकुचन की शक्ति होती है। इन शक्तियों को साख सृजन अथवा साख संकुचन कहते हैं। व्यावसायिक बैंक अपने ऋण तथा निवेश को कई गुणा करने में सक्षम होते हैं तथा इस प्रकार जमाओं को कई गुणा कर देते हैं। नकद की छोटी सी मात्रा ऋण तथा अग्रिम की गुणाओं द्वारा जमाओं को कई गुणा बढ़ा इस प्रकार व्यावसायिक बैंक साख का सृजन करते हैं। अथवा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है और शीर्ष बैंक होने के नाते
केंद्रीय बैंक बैंकों के बैंक एवं अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय बैंक संकट की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को सुरक्षात्मक गारंटी प्रदान करता है। बैंकों को उसकी मांग जमाओं के आहरणकर्ताओं को भुगतान सामर्थ्य बनाए रखने के लिए सदैव तैयार रहना पड़ता है। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करके उनको वित्तीय संकट से उबारता है। इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता बनकर उन्हें वित्तीय संकट से बचाता है एवं दिवालिया होने से भी बचाता है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका अंतिम ऋणदाता की होती है।